अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हमने चांद पर जाकर बस्ती बसानी है, कॉलोनाइज करना है चांद को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ बुनियादी सहूलतें हासिल हों। वो सहूलतें जो ज़मीन पर हमें मिलती हैं और हम ज़मीन को कॉलोनाइज करते हैं। मसलन हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए, हमारे पास ज़िंदा रहने के लिए पानी होना चाहिए और खाना होना चाहिए। चांद की ग्रेविटी भी कम है, लेकिन उसका असर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि इन तीन चीज़ों का होगा। तो अगर हमने चांद पर जाना है और जाकर बसना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए और हमें पानी चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें चांद पर ऑक्सीजन मिल चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आप ज़्यादा देर चांद पर नहीं रह सकेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ, जो कि अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में मिशन में चांद पर गए और वो चांद पर कुछ घंटे ही रह सके। उसकी वजह ये थी कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। इसी तरीके से अपोलो 7 में जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए तो वो कुछ दिन चांद पर रह सके, क्योंकि ऑक्सीजन का इशू था। चांद पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। चांद पर हाइड्रोजन तो है, नियॉन गैस तो है, लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आपने चांद पर जाना है तो आपने ऑक्सीजन का बंदोबस्त करके जाना है। अब चांद पर ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि इंसान एक मरतबा फिर चांद पर जा रहा है। मैं आपको एक नासा के प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूं जिसे आर्टेमिस कहा जाता है, जिसके ज़रिए हम 2024 और 2025 में चांद पर दोबारा इंसान को भेजने वाले हैं। हमें रिसेंटली चांद पर ऑक्सीजन मिल चुकी है। चांद की ऑक्सीजन उसकी मिट्टी में, उसकी सॉइल में ट्रैप है। और आने वाला प्रोजेक्ट, जिसे प्रोजेक्ट आर्टेमिस कहा जाता है, जिस पर भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा ताकि बता सकूं कि उसमें किस किस्म की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, वो 1 महीना या उससे भी ज़्यादा चांद पर रहेगा। 1 महीने या उससे ज़्यादा चांद पर रहने के लिए जो ऑक्सीजन है वो आप ज़मीन से चांद पर नहीं लेके जा सकते। आपको हर सूरत में चांद पर रहकर ऑक्सीजन हासिल करनी होगी। और चांद की ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? चांद की मिट्टी से। इसी तरीके से चाइना और रशिया 2030 में प्लान कर रहे हैं कि वो चांद पर पहली लूनर बेस बनाएंगे। पहली लूनर बेस में मुस्तकिल बुनियादों पर रिहाइश इख्तियार की जाएगी, लोग रहना शुरू हो जाएंगे। ये एक परमानेंट बेस होगी जो कि इन सिटू टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज पर बेस करेगी। इसका मतलब यह है कि आप ज़मीन से सारी चीज़ें लेकर चांद पर नहीं जाएंगे, बल्कि चांद के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने लिए चीज़ें बनाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूं कि जब इंसान अफ्रीका से एशिया और यूरोप में गया तो वो अफ्रीका से सारी चीज़ें उठाकर नहीं एशिया में गया, बल्कि वो अफ्रीका से चला एशिया में और एशिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उसने घर बनाए, उसने कश्तियाँ बनाई, उसने कपड़े बनाए, मुख्तलिफ चीज़ों का इजरा किया। तो इसलिए हम चांद पर सारी चीज़ें ज़मीन से लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये इतना महंगा सोल्यूशन है जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें चांद पर जाकर उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें हासिल करनी है। हमें मार्स पर जाकर मार्स के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कॉलोनाइज होना है, वहाँ पर घर बनाने, कॉलोनीज बनानी है, टनल्स बनानी है। इसलिए हमें चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन हासिल करना होगी। चांद की मिट्टी को रेगोलिथ कहते हैं। ये मिट्टी ज़्यादा उस वक्त सामने आती है जब बड़े बड़े मेटेओराइट्स आकर चांद से टकराते हैं, रॉक्स को क्रश करते हैं। आप अगर वीडियोस देखें जिसमें आपको चांद बग्गी, मून बग्गी, ये उस गाड़ी का नाम है जो कि चांद पर गई और उसकी वीडियोस भी नासा की वेबसाइट पर मौजूद है और आप पीछे भी देख रहे हैं। इसमें आपको रेगुलत महसूस होगी, मिट्टी महसूस होगी, क्योंकि चांद पर एयर नहीं है, हवा नहीं है, इसलिए मिट्टी उड़ नहीं सकती। लेकिन टायरों की मूवमेंट की वजह से ये मिट्टी आपको मूव करते हुए दिखाई देगी। चांद की ऊपर की लेयर जो 10 मीटर है वो इस मिट्टी से बनी हुई है और इस मिट्टी में 40% ऑक्सीजन मौजूद है। इस मिट्टी में 40% ऑक्सीजन ट्रैप है जो किसी तरीके से हमने अलग करनी है। वो मुख्तलिफ मिनरल्स की शक्ल में इस रेगुलिथ में, इस सॉइल में मौजूद है। उन मिनरल्स में आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वो सारे मिनरल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है और इनको प्रोसेस करके हम ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस किया कैसे जाएगा? साइंसदानों ने बहुत से तजर्बे किए और इन द एंड हमें पता चला कि हम बड़े सिंपल तरीके से, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, उसके ज़रिए हम चांद की मिट्टी से
मिनरल्स को और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। मैं अगर एक चाय का डब्बा लूं और उसकी एक लेंथ 1 मीटर की हो तो उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर होगा, 1 मीटर क्यूब होगा, उसमें इतनी मिट्टी मैं डाल सकता हूं। उस मिट्टी से मैं आधा टन 0.5 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता हूं इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हुए हमें एक और केमिकल का भी इस्तेमाल करना होगा जिसे कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है और हम इसे मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो। फिर टेम्परेचर दिया जाता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म किया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमारे पास पाउडर फॉर्म में मेटल्स आ जाती हैं। तो हमने ऑक्सीजन को अलग किया एक प्रोसेस के साथ जिसके इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस पर बहुत सी वीडियोस मैं बना चुका हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एनोड है, कैथोड है और उसके साथ हमारे पास एक इनपुट साइड है और जो रिएक्शन हो रहा है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। इस रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया बैथलोमैक्स ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, और उन्होंने चांद की मिट्टी का इस्तेमाल किया। लेकिन अब आप कहेंगे कि चांद की सॉइल रेगुलर हमारे पास आई कैसे? बहुत से ऐसे मिशन जो हमने चांद पर भेजे उनसे हमने मिट्टी हासिल की, लेकिन उसके साथ साथ जब हमारे पास चांद की मिट्टी का सैंपल आ गया तो हमने ज़मीन की चीज़ें यूज़ करते हुए उस मिट्टी का एक सिमुलेंट बनाया, यानी एक नकल बनाई। इस सिमुलेंट मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है हर किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ऐसे ही सिमुलेंट मिट्टी हमने मरीख के लिए भी बनाई है, मार्स के लिए भी बनाई है। और इस मिट्टी को लैब में जब इस्तेमाल किया गया, मैं आपको यहाँ पर ये मिट्टी दिखा रहा हूँ जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो इसको जब हमने लैब में इस्तेमाल किया तो हमें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ उसमें एक तरफ आपको रेगुलर नज़र आ रही है, उसका सिमुलेंट नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ प्रोसेस्ड, यानी जो हमने प्रोसेस करके ऑक्सीजन निकाली, तो दूसरी तरफ जो पाउडर्ड फॉर्म में मेटल्स बची हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। 15 घंटे अगर इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हैं तो आप चांद की मिट्टी में से जो 40% ऑक्सीजन है उसका 70 से 75% अलग कर सकते हैं। तो अगर हम 75% की बात कर रहे हैं तो 40% का वो 30% बनता है, तो 30% ऑक्सीजन हम हासिल कर सकते हैं। और उस 30% ऑक्सीजन का भी 1/3 इस फॉर्म में होता है कि हम सांस लेने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन जो 40% गैस ऑक्सीजन चांद की मिट्टी में ट्रैप होती है उसका भी 10% हम ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और चांद पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और स्टडी के बारे में बताता हूं जो ये बताती है कि चांद पर जब हम जाते हैं तो 5 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो हमें 10 मिनट के लिए चाहिए। 5 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन इकट्ठी करते हैं तो हमें 10 मिनट के लिए चाहिए। तो जब हम कह रहे हैं कि हम आधा टन ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो कितने काम के लिए, कितने टाइम के लिए इनफ होगी। यहां पर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर एक दिन में एवरेज इंसान 840 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। तो आपको यहां से ये भी अंदाजा हो जाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारी कंजम्पशन क्या है और चांद पर हमारी कंजम्पशन उससे मुख्तलिफ होगी, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी डिफरेंट है। नासा और ईसा मिलकर इन एक्सपेरिमेंट्स को चांद पर भी करेंगे जो वो ज़मीन पर कर रहे हैं। 2025 में वो चांद पर जा रहे हैं और वहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे जिसमें वो मिट्टी भी लेंगे और उसके साथ साथ वो पानी भी चांद से निकालेंगे जो कि उसके पोल्स पर मौजूद हैं। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के साथ मिल रही है, लेकिन क्या चांद पर आग बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे कि ज़मीन पर लगती है, या चांद पर अगर आप मैचस्टिक लाइट करेंगे, माचिस रोशन करेंगे तो उसका फ्लेम डिफरेंट होगा? अगर आप समझते हैं कि उसका फ्लेम डिफरेंट होगा तो कमेंट्स में लिखिए कि आपका क्या ख्याल है उसका फ्लेम किस किस्म का होगा। चांद पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे और हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने जा रहे हैं अगले महीने के शुरू में चांद से मुतालिक। तख्ती ऑनलाइन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।